हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो परीक्षा वाणी से ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे अपनी वीडियो की। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संगमरमर किस जनपद में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि संगमरमर किस जनपद में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों देहरादून। देहरादून में जो है संगमरमर मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो चंडाक क्षेत्र है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो ये यहाँ पर कौन सा खनिज जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो वह है आपका दोस्तों मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट पाया जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बेरेसाइट कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो बेरेसाइट प्राप्त किया जाता है दोस्तों देहरादून से। और ये क्वेश्चन जो है अभी 31 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था कनिक सहायक का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, चांदी पाया जाता है। तो चांदी सबसे ज़्यादा दोस्तों अल्मोड़ा में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो टिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, टिन पाया जाता है आपका चमोली में। दोस्तों, ये जो खनिज पदार्थों से जो संबंधित क्वेश्चन है ये आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी ना कभी उत्तर जो आयोग है वो पूछता रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। बहुत सारे जो है खनिज पदार्थ हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब उन सब को बताना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने भी खनिज पदार्थ हैं उत्तराखंड के अंदर जो उसमें से इम्पोर्टेंट हैं वो आपको लगभग याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। ठीक है, आप इनको इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। तो राज्य खनन नीति कब लागू की गई थी। तो दोस्तों ये लागू की गई थी 4 अप्रैल 2001 को। 4 अप्रैल 2001 को जो राज्य खनन नीति है उसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, कुमाऊं में कहाँ पर ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपसे पूछ रही है, पाई जाती है दोस्तों नैनीताल। नैनीताल में भी ये जो भीमताल क्षेत्र है, ठीक है, नैनीताल के अंदर जो भीमताल क्षेत्र है वहाँ पर ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी। उत्तराखंड में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम कब हुआ था। तो जब अंग्रेज आए थे तो दोस्तों अंग्रेज ने तो किया था, लेकिन उससे पहले कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1812 में, और ये गोरखों ने किया था। ठीक है, क्योंकि जो है अंग्रेज जो है 1815 में आए थे, तो 1815 से पहले उत्तराखंड में गोरखों का ही शासन था। तो 1812 में गोरखों के द्वारा सर्वप्रथम जो है भूमि बंदोबस्त किया गया था। अगला है, ब्रिटिश काल का प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1815 में। ठीक है, 1815-16 में ये हुआ था, और ये किया गया था दोस्तों गार्डनर के द्वारा, क्योंकि पहला कमिश्नर जो है गार्डनर ही था, तो गार्डनर के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1815 में कुमाऊं में किसके नियंत्रण में भूमि बंदोबस्त किया गया था। देखिए आगे दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर होगा गार्डनर। अगला है, 1816 में गढ़वाल में किसके नियंत्रण में भूमि बंदोबस्त हुआ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ट्रेल। 1815 में जो है गार्डनर ने कुमाऊं में किया था, और 1816 में ट्रेल ने गढ़वाल में किया था। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1863 से 73 के दौरान हुआ नौवां भूमि बंदोबस्त किसकी अध्यक्षता में हुआ था। देखिए दोस्तों, ये जो नौवां भूमि बंदोबस्त है ना, 1863 से 73 के बीच में जो हुआ था, ये उत्तराखंड का या भी कह लीजिए कि ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त हुआ था। वो किस लिए हुआ था, क्योंकि इस भूमि बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया था, इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो ये जीई विकेट के द्वारा ये किया गया था, और इसी भूमि में जीई विकेट ने भूमि को 5 प्रकार में बांटा था। ठीक है, 5 प्रकार में बांटा गया था, और वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था। तो विकेट बंदोबस्त दोस्तों हुआ था आपका 1863 से 73 के बीच में। विकेट द्वारा भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जैसे ही 5 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, तो वो उन वर्गों के नाम क्या है। एक तो है तलाऊ, सबसे उपजाऊ,
फिर है उपराऊ, ठीक है, थोड़ी सी कम। इसके बाद आती है अव्वल, ठीक है, और इसके बाद आती है उपराऊ। ये जो उपराऊ है, उपराऊ दोयम या फिर दोयम ही कह लीजिए। जैसे अव्वल हो गया, उसके बाद दोयम, और इसके बाद आता है आपका इजरान, ठीक है, इजरान। फिर कटील। मतलब कटील जो है एक तरीके से वो भूमि थी जो किसी काम की नहीं थी। इजरान वो थी जो सबसे कम उपजाऊ थी, ठीक है, यानी कि पथरीली भूमि, कम उपजाऊ भूमि। और सबसे उपजाऊ भूमि थी इसमें तलाऊ, और सबसे उत्तम भी वो वही मानी जाती थी। तो इसका आंसर होगा आपका 5। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम बंदोबस्त कब हुआ था? अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम बंदोबस्त किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों इवर्टसन की अध्यक्षता में, जो अंतिम भूमि बंदोबस्त था, ठीक है, ये जो है इवर्टसन के काल में हुआ था। और वह स्वतंत्र, और एक जो है स्वतंत्रता के बाद हुआ था 1964 में, ठीक है, वो 12वां भूमि बंदोबस्त था। और अब तक 12 ही भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में हुए हैं। अगला देखेंगे, एक नाली बराबर होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर होगा 200 वर्ग मीटर। 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है एक नाली जमीन, और उत्तराखंड में नाली ही चलती है, एक नाली, दो नाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंचाई के लिए सर्वोत्तम भूमि कौन सी मानी जाती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तलाऊ जो है सबसे उत्तम जमीन होती है और सबसे उपजाऊ भी होती है, क्योंकि इसमें सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है, उपजाऊ होती है, पथरीली नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो भूमि है वो तलाऊ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? तो प्रमुख फसल है दोस्तों आपका गेहूँ, ठीक है, द्वितीय फसल है आपकी चावल, और तृतीय फसल है आपकी गन्ना। तो ये तीनों का क्रम है 1 2 3, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें गेहूँ, फिर उसके बाद चावल, फिर उसके बाद गन्ना। गन्ना सर्वाधिक कहाँ पर पैदा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका उधम सिंह नगर में। सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में गन्ने की पैदावार की जाती है। सर्वाधिक लीची का उत्पादन कहाँ पर होता है? देहरादून। सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन देहरादून में होता है, और लीची इसीलिए जो है देहरादून को लीची निर्यात जोन के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा होता है देहरादून में। नैनीताल के रामनगर में भी होता है, उधम सिंह नगर में भी कहीं लीची होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लीची जो होती है दोस्तों आपकी देहरादून में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन? जैसा हमको पता है कि सेब एक जो है पहाड़ी फल है, मतलब पहाड़ों पर ये होता है, लेकिन आजकल तो ऐसी वैरायटी भी आ गई हैं जो गर्म जगहों पर भी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड के सापेक्ष में पूछा जाए तो सेब का सर्वाधिक उत्पादन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में होती है, और उत्तरकाशी में भी आपका हरसिल क्षेत्र जो पड़ता है, ठीक है, हरसिल के क्षेत्र में ही जो है सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है। और फ्रेडरिक विल्सन का नाम आपने सुना होगा, तो फ्रेडरिक विल्सन को ही उत्तरकाशी के हरसिल क्षेत्र में सेब की खेती करने की शुरुआत करने का श्रेय जाता है, ठीक है, जिसको पहाड़ी विल्सन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय विकास बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो चाय एक महत्वपूर्ण फसल है उत्तराखंड की, ठीक है, और चाय के क्षेत्र में काफ़ी काम भी किया गया उत्तराखंड में, अंग्रेज़ों के टाइम से ही ये काम है। और अभी जो है वर्तमान समय में भी जो है उत्तराखंड में चाय को लेकर काफ़ी काम किया गया है, जिसके लिए जो है चाय विकास बोर्ड की स्थापना 2004 में की गई थी अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा के धारानोला में एक जगह है धारानोला, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है चाय विकास बोर्ड की, ठीक है। और काफ़ी फैक्ट्रियाँ भी जो है आधुनिक फैक्ट्रियाँ भी स्थापित की गई हैं चाय के विकास से रिलेटेड। तो आप ये सब चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। चाय विकास बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 2004 में। किसान रत्न की शुरुआत किस वर्ष से हुई? किसान रत्न मतलब किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको अवार्ड देना। तो इसकी शुरुआत कब की गई दोस्तों? ये की गई दोस्तों 2010 में, 10 से इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र ये कहाँ पर है? ये दोस्तों पशुधन से संबंधित ये केंद्र है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है तो आपका श्यामपुर देहरादून में, ठीक है।
देहरादून में ये स्थापित है, अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में चारा बैंकों की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आपके ऑप्शन आपके सामने है, पंतनगर, पशुलोक, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दोनों में। पंतनगर आपका उधम सिंह नगर पड़ता है कुमाऊं क्षेत्र में, पशुलोक आपका ऋषिकेश में पड़ता है गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, तो इन दोनों ही जगहों पर जो है चारा बैंकों की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1949 में हल्द्वानी में की गई थी दोस्तों इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये आपका ऑप्शन है नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून या हरिद्वार। तो जो है आपका इसका आंसर होगा नैनीताल। नैनीताल में की गई है डेयरी विकास डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊपरी गंग नहर, ऊपरी गंग नहर का निर्माण कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऊपरी गंग नहर का निर्माण जो है 1842 में स्टार्ट हुआ और ये चला 1854 तक। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1842 से लेकर 1854 तक इसका निर्माण किया गया, या फिर 1854 में इसका निर्माण किया गया, इसके बीच में इसका जो है इसका निर्माण हुआ है। और ये आपका हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, गंगा नदी पर। तो आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शारदा नहर प्रणाली कहाँ पर स्थित है? चंपावत जिले में ये पड़ती है शारदा नहर प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारदा नहर का निर्माण कब किया गया? तो ये किया गया दोस्तों 1928 में, शारदा नहर का निर्माण 1928 में। और इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है इसका कि शारदा नहर प्रणाली कहाँ पर है, तो ये चंपावत में है। चंपावत के एक जगह पड़ती है चंपावत में, बनबसा। ठीक है, बनबसा खटीमा के बहुत नज़दीक है बनबसा, तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर ये वहाँ पर है। तो ये डिस्ट्रिक्ट चंपावत पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारदा नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किया गया है दोस्तों काली नदी पर, या फिर इसको आप शारदा नदी भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत में इसका नाम काली है और जैसे ही ये नेपाल में एंटर करती है तो वहाँ पर इसका नाम शारदा पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, नानक सागर नहर योजना किस जिले में स्थित है? तो नानक सागर जो नहर योजना है, यानी कि नानक सागर, तो वो कहाँ पर है? वह है आपका उधम सिंह नगर जिले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1972। वैसे एक्चुअली में तो निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1972 से, जो है इस परियोजना का जो है परियोजना का शिलान्यास 1972 में हुआ था और बनते बनते 2006-07 हो गया था। तो 1972 से मतलब इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और 2006 में इसका जो पहला फेस है, पहला चरण, वो पूरा हुआ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी बांध की ऊंचाई आपकी कितनी है? तो टिहरी बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों वो है 260.5 मीटर। ठीक है, 260.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों ये थे आज के 35 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये आपको पसंद आए होंगे। और क्योंकि पसंद पक्के आए होंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक क्वेश्चन को मैं आपसे कहूँगा कि कभी भी आप कितनी भी अच्छी तैयारी करें, कितनी भी हाई लेवल की तैयारी करें, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं उनको कभी भी इग्नोर ना करें। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि बहुत अच्छी तैयारी करने के चक्कर में, बहुत बड़ा मतलब अच्छा पढ़ने के चक्कर में, तो हम बेसिक क्वेश्चनों को भूल जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं कि ये कभी नहीं आएंगे पेपर में। ठीक है, लेकिन होता यह है कि अधिकतर क्वेश्चन जो है बेसिक से आ जाते हैं। और जो उत्तराखंड के जो यूके ट्रिपल से जितने भी के पेपर हुए हैं उसमें आप उठा कर देख लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बेसिक मिल जाएंगे, जिनको आप शायद छोड़ देते हैं ये सोचकर कि ये क्वेश्चन कभी नहीं आने वाले, इन्हें कौन पूछेगा, लेकिन वही क्वेश्चन आपको पेपर में रखे हुए मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए ही आपके लिए ये परीक्षा वाणी से ये सीरीज़ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ,
ठीक है, क्वेश्चन बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़िए, अच्छे से अच्छा पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर ना करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे मिलते रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।